यहाँ आके मैं बहुत सारी ज़मीन ली, लगभग 500 की अगर ज़मीन ली मैं। फिर बिल्डिंग का कामकाज चालू किया, 10-12 बिल्डिंग भी बनाई मैं एज ए बिल्डर करके। और ये सब इतना अच्छा बनते बनते मेरा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा लड़का ऋतुगंध वो एक्सीडेंट में वो गुजर गया। मुझे भी हेड क्रैक हो गया, लेकिन उसमें से मैं बच गया, लेकिन मेरा लड़का तो बराबर वो गुजर गया। तभी वो 14 साल का था। तभी कैसा होता है कि थोड़ी विरक्ति आ जाती है, तो मैंने काम छोड़ दिया कि नहीं, आपको अभी किसके लिए मैं अभी काम करूं। तो विरक्ति आ गई, कुछ नहीं करने का, ये नहीं करने का। लेकिन मैं मेरे जो पुराने काम पूरे करने को बाहर जाता था, तो भी मेरे मिसेस को बहुत दुख होता था, घर में बैठ के वो बहुत चिंतित रहती थी। तो बोला कि इसके लिए कुछ काम करेंगे। तो मेरे बेटे की ऋतुगन की इच्छा थी कि बाबा आप तो बहुत बिल्डिंग बनाते, सब बेच देते, अपने लिए कुछ करते हैं। आप सोच सकते हो क्या हाल होता होगा जब 14 साल का बेटा एक माँ बाप कार एक्सीडेंट में खो देते हैं। पता है, हर कोई बेटा या बेटियां अपने बाप के लिए ना, या अपने बाप का सपना पूरा करने के लिए जुड़ जाते हैं। ये वो बाप थे। पता है मैं इनको नौजवान क्यों कहता हूँ? 73 इयर्स के राजेंद्र भाई गांधी मेरे सामने बैठे हैं। वो कहते हैं मैं मेरे बेटे का सपना पूरा करने में जुड़ गया। अगर मेरी ये आज की पूरी बात उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दिन में लेके आओ ना, तो वो बनता है ऋतुगंध लेक साइड लेजर रिसोर्ट। पुणे से 25 किलोमीटर दूर पानछेत एरिया में, कंप्लीटली प्योर वेजिटेरियन, फैमिली, बच्चे, सीनियर सिटीजन, हर किसी के लिए। यही तो सपना था गांधी सर के बेटे यानी कि राजेंद्र भाई गांधी सर के बेटे ऋतुगंध का। राजेंद्र भाई गांधी जब पुणे आते हैं तो वो चित्तौड़ नाम से एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। काफ़ी अर्ली टाइम में खोलते हैं वो भी वेज थाली, रादर वेज प्रीमियम थाली। वो उनके मन में आइडिया था कि क्यों ना ऐसे रेस्टोरेंट बनाए जो प्रीमियम की फीलिंग दे। राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती कुसिन्स उसमें थे। बातों बातों में मुझे बताते हैं कि पता है लता दीदी भी आती थी, लता मंगेशकर जी, और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आते थे। लता दीदी कहती थी अरे ये खिड़की खोल दो, मुझे ये खिड़की के सामने बैठ के ही खाना खाना है। और यही रेस्टोरेंट, वो तो खैर उन्होंने किसी और को, जैसे उम्र बढ़ती है तो किसी और को चलाने के लिए दे दिया। आज ये रेस्टोरेंट अभी भी पुणे के डेक्कन एरिया में, सुकांता नाम तो सुना ही होगा, सुकांता नाम से ये रेस्टोरेंट अभी भी चल रहा है। उसके बाद राजेंद्र भाई ऋतुगंध नाम की होटल भी खोलते हैं, करीबन 22 रूम की कैपेसिटी है, वो भी किसी और को चलाने के लिए दे देते हैं। सो फिलहाल राजेंद्र भाई को अगर पूछे तो वो कहते हैं प्रोफेशन से मैं बिल्डर हूँ, ऋतुगंध लेक साइड लेजर रिसोर्ट भी मैं चलाता हूँ। आइए आगे चलते हैं। मेरा पहला सवाल राजेंद्र भाई से ये था, 60 की उम्र होती है या इवन आजकल के नौजवान, चलो मैं मेरी ही बात करता हूँ, कभी कभी मैं भी सोचता था जल्दी से रिटायर होना है, बस बैठे रहना है। अभी वो सोच नहीं है, वो अलग बात है। तो आप कैसे, कहाँ से इतनी ऊर्जा लेके आते हो? ऋतुगंध लेक साइड लेजर रिसोर्ट भी चलाते हो, कैसे मैनेज करते हो? क्या वो मन में चलता है? कुछ बताते हैं चैलेंज के बारे में, सुनना। आदमी को चैलेंजेस मिल जाते हैं, और चैलेंजेस मिलेंगे तो डरने के बदले अगर आदमी चैलेंजेस स्वीकार कर ले तो काम चलता ही रहता है। और रिटायरमेंट लिया तो आदमी बैठ के, जैसे कि गाड़ी बंद पड़ी हुई बहुत साल से पड़ी जगह के ऊपर तो ख़राब हो जाती है, वैसे आदमी का भी है। तो इसके लिए काम चलना मांगता है, और जो बिज़नेस करता है वो उसको रिटायरमेंट कभी नहीं होता है। एनर्जी भी है और सच्चा काम करते तो मज़ा भी आता है। झूठ काम करेगा तो आदमी काम छोड़ देता है शॉर्ट टर्म में। मेरे पिताजी थे, वो भी सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक काम करते थे, और कभी भी छुट्टी नहीं लिया उन्होंने, संडे भी छुट्टी नहीं लेते थे। और हम लोग बॉम्बे में रहते थे, सुबह से ट्रेन से जाना, पूरे दिन काम करना, घर पे आना, और मेन तो अच्छी चीज़ें खाना। अच्छी चीज़ें यानी मेरे लैंग्वेज में तो प्योर वेज, नो अल्कोहल, इससे आदमी का एनर्जी बढ़ते रहता है। जो लीकर लेते हैं कि कुछ भी ऐसा खाते हैं, उनका एनर्जी टेम्परेरी लेवल पे बैठता है। और जो वेज खाते हैं
वो उनका तो लेवल, एनर्जी लेवल कायम वैसे ही रहता है। तो वैसे एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो काम करते रहो, एनर्जी बनती रहती है। वैसे दोस्तों, ये पूरे एपिसोड में ना, ये मेरे राजेंद्र भाई गांधी सर आपको ना सच में वो पिता का प्रेम क्या होता है ना, हम कभी कभी कहते हैं वो पुराने ज़माने की बात है। एपिसोड को सुनना, कैसे वो अपने पिता को बहुत रिस्पेक्ट से, मान से बात करते थे। पूरे एपिसोड में उनके साथ काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी अपने पिता से, बट उनके मन में पिता के प्रति ना प्रेम बिल्कुल बिल्कुल जैसे माँ प्रेम करती ना बेटे को, अनकंडीशनल, ये बिल्कुल वैसे करते थे। मैंने उनको जस्ट पूछा कि स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताइए, सुनते हैं। वैसे हाँ, खास बात, उनके पिता का उस ज़माने में स्टोन क्रशर, जो स्टोन को जो क्रश करते हैं, वैसी घोरी या फैक्ट्री होती है राइट, जिसमें स्टोन्स क्रश होते हैं, और वो बिल्डिंग भी बनाते थे, और बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी वो बनाते थे। ये बात हो रही है जब राजेंद्र भाई स्कूल में थे, करीबन 10वीं कक्षा में, और वो मुंबई के डोंबिवली एरिया में रहते थे। तो मेरा तो स्कूल का लाइफ इतना अच्छा नहीं था, यानी थोड़ा बदनामी नाम था, बहुत मस्ती करता था मैं। तो 10वीं स्टैंडर्ड में एक हमारे पिताजी ने एक अच्छा जो भविष्य देखते हैं ना, हाँ, उनको घर पे बुलाया था, ज्योतिष को। अच्छा, ज्योतिष बुलाया, कुंडली देख के बोला मेरे पिताजी को, ये बच्चा आपका ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाएगा, चलेगा, ऐसा काम कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो मुझे ऐसा लगा कि ये बराबर नहीं है, तभी से मैंने चैलेंज लिया, हाँ, कुछ करके दिखाए। और 10वीं स्टैंडर्ड से मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया वो चैलेंज के हिसाब से। और जैसे मैं कॉलेज किया, ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट के टाइम में मेरे पिताजी का बिजनेस था कंस्ट्रक्शन का और ड्रेजिंग का। तो पिताजी को मेरे से ऐसा कुछ ना ये नहीं लगता था कि ये इसको अपन ये लाइन में ले लेंगे। आशा नहीं थी उनको, आपसे कुछ आशा ही नहीं थी कि ये कुछ करने वाला तो है नहीं। तो मेरे बड़े भाई के नाम से सब करते थे वो, कि कंस्ट्रक्शन में उसका नाम, सब में उसका ही नाम। तो मैं बोला ठीक है, आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपन जो कुछ जमेगा वो काम कर लेंगे। तो ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट करने के बाद मैं 4 साल पूना में आ गया। पूना MBS कॉलेज में मैं मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और बाद में कुछ कारण से, जैसे कि लाइफ में कोई अच्छी लड़की मिलती है, हाँ, होता है, वैसा मेरा लो एफर्ट्स हो गया। लो एफर्ट्स में वो भी इंटरकास्ट था। उनके लड़की के पिताजी थे, तो पिताजी को डर लगता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं, तो उसने बहुत फोर्स किया, और मेरा शादी मेरे बड़े भाई के पहले ही हो गया। और हमारे घर में उसने एक्सेप्ट भी किया। घर में मेरे पिताजी मम्मी सब बहुत अच्छे थे, तो उन्हें हम लोग घर में ही रहते थे। तभी से मुझे ऐसा लगा कि अपन देख तो शादी किया बड़े भाई के साथ पहले, फिर अपन कुछ काम भी नहीं करते, एजुकेशन खाली कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, और अभी क्या करेंगे। तो मैं पहले से शुरुआत किया, घर घर में मैं दूध पहुंचता था, हाँ, फिर मैं घर जाके टीवी रिपेयर करता था, स्कूटर रिपेयरिंग करता था, फिर घर में जाके वो ऑयल के डब्बे बेचता था। सब ये काम करते करते फिर मैं इंडस्ट्रियल एरिया में जाके उनका जो टूल बिट्स लगता है, कि कुछ पार्ट्स लगता है, वो मैं सेल करता था। ये सब मेरे खुद के ऊपर मैं करता था, क्योंकि पिताजी को मेरे में इतना ये नहीं था, विश्वास नहीं था कि ये काम कुछ कर सके। ऐसा नहीं लगता है ये 73 इयर्स के नौजवान बहुत कुछ सिखा रहे हैं? मैं तो बहुत सीख रहा हूँ। अगर पापा आपसे बात ना करे, या कभी कभार थोड़ा सा झगड़ लेना या ज़ोर से बोल देना, शायद कभी कभी कुछ लोग गुस्सा होके घर छोड़ देते हैं, पापा के साथ ऊंची आवाज़ में सामने बात करते हैं, दरवाज़ा बंद करके कहीं और चले जाते हैं। गांधी सर की खुद की लाइफ तो अगर आप सुनते ही हो, उनके पिताजी खुद ही शायद कभी कभार सोचते थे, अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा ये राजेंद्र नाम का लड़का, फिर भी ये अपना रास्ता खुद चलते थे, चैलेंज लेके चलते थे। सुनते हैं आगे वो कैसे अल्टीमेटली रियल एस्टेट के बिल्डर के स्टेप्स चढ़ना शुरू करते हैं। ये काम करते करते मैं बॉम्बे में जाता था, पिताजी का बॉम्बे में ऑफिस था, तो उनके ऑफिस में मैं बाहर के बाजू में बैठता था और पिताजी का अंदर काम चलता था। बहुत सारे ब्रोकर लोग आते थे उधर बैठने को, मुझे मेरे साथ बात करते, तो मुझे अच्छा लगा कि ये ज़मीन का बात करते, लैंड का बात करते, सेल का बात करते, बड़ी बड़ी अमाउंट लगती है, तो अपन भी ये लाइन में जाएंगे।
तो ऐसे ऐसे करते करते लाइन में मुझे इंटरेस्ट आ गया। बराबर, प्रॉपर्टी की लाइन पे, बिल्डिंग की लाइन पे। तो बराबर। पैसा तो नहीं था, लेकिन वो ऐसा मैं बिजनेस चालू किया। मुझे ऐसे लोग भी मिलते गए कि मैं बॉम्बे में फर्स्ट विले पार्ला में मेरा बिल्डिंग पहला काम चालू किया एज ए बिल्डर करके। अच्छा। और बहुत सारे, लगभग मुंबई में मैं 15 बिल्डिंग बनाई। दादर, विले पार्ले, अंधेरी, बोरोली, डोंबोली, घाटकोपर, ये साइड में अपन बिल्डिंग का कामकाज किया। और बाद में ऐसा लगा कि अपन पूना में सीख गए तो अपन पूना में वापस जाएंगे। शादी तो हो गया था, 2 लड़के भी हो गए थे, एक लड़की और एक लड़का। और मैं पूना में आ गया फिर रहने के लिए इधर। पूना में तभी मेरे पास कुछ काम तो नहीं था, काम चालू किया। मेरे गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया, बोले कि जाओ आप पूना जाओ, पूना काम करो, आपका अच्छा हो जाएगा। और यहाँ आके मैं बहुत सारी ज़मीन ली, लगभग 500 एकड़ ज़मीन ली मैं। फिर बिल्डिंग का कामकाज चालू किया, 10-12 बिल्डिंग भी बनाई मैं एज ए बिल्डर करके। और ये सब इतना अच्छा बनते बनते मेरा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा लड़का ऋतुगंध, वो एक्सीडेंट में वो गुजर गया। मुझे भी हेड क्रैक हो गया, लेकिन उसमें से मैं बच गया, लेकिन मेरा लड़का तो बराबर वो गुजर गया। तभी वो 14 साल का था। तभी कैसा होता है कि थोड़ी विरक्ति आ जाती है, तो मैंने काम छोड़ दिया कि नहीं, अपने अभी किसके लिए मैं अभी काम करूं। तो विरक्ति आ गई, कुछ नहीं करने का, ये नहीं करने का। लेकिन मैं मेरे जो पुराने काम पूरे करने को बाहर जाता था, तो मेरे मिसेस को बहुत दुख होता था, घर में बैठ के वो बहुत चिंतित रहती थी। तो बोला कि इसके लिए कुछ काम करेंगे। क्या बात है। तो मेरे बेटे की, ऋतुगन की इच्छा थी कि बाबा आप तो बहुत बिल्डिंग बनाते हैं, सब बेच देते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं। तभी वो मन में रख के मैं इधर जो डेक्कन में पहले प्रॉपर्टी ली, तो वहाँ मैंने होटल करने का सोचा कि जो मेरी मिसेस भी वहाँ एंगेज रह जाए। बराबर। तो ऋतुगंध होटल करके मैं फर्स्ट बिल्डिंग बनाई इधर। और वो तो पुलाचीवाड़ी एरिया कि वहाँ सब पूरी झोपड़पट्टी थी। अच्छा, उस वक्त झोपड़पट्टी थी। पूरी झोपड़पट्टी थी। और सब बॉम्बे के 2 नंबर के एजेंट रहते हैं ना, वो सब इधर रहते थे। बहुत रिस्की काम था। ओह। तो वो पहले वहाँ काम चालू किया। सब लोग बोले अरे होटल बना तो इधर क्या बनाते तुम, इधर बाहर अच्छी जगह बनाओ। मुझे नहीं बोला, मैं इधर ही बनाऊँगा। तो बोले कि फिर आपको नॉनवेज करना पड़ेगा, लीकर रखना पड़ेगा। तो मेरा कंसेप्ट ही नहीं है, ये दोनों चीज़ दे के पैसा कमाने का। तो मैंने फर्स्ट थाली पूना में ये चलाई, वो ऋतुगंध होटल से चलाई, राजस्थानी थाली। 22 रूम थी मेरे पास, एयर कंडीशन रूम्स। और जब ये होटल चालू किया तो मैंने पहली थाली में 110 रुपये पर थाली से बेची। तभी 110 रुपये में आप बेचते थे? हाँ, तभी पुणे में 25 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया मैक्सिमम थाली का रेट था। बराबर। लेकिन वो कैसे खानवाल का टाइप था। बराबर। आओ फटाफट आओ और फटाफट खा के चला जाओ। खाने का वो एक्सपीरियंस नहीं जाएगा, क्या वो मजा आता है। थाली को इतना ये नहीं था, वो खानवाल जैसा उसको ट्रीट करते थे। बराबर। नहीं, अपन थाली एक्चुअली ये मेन खाना है सबका, उसको अपन थोड़ा अपग्रेड करते। तो अच्छा एयर कंडीशन हॉल बनाया, उसको इंटीरियर किया अच्छा। और खाने में 110 रुपये थाली में क्या दे सकते, बहुत सारी वैरायटी, 2-3 स्वीट्स, 2-3 फरसान, 3-4 भाजी, फुल्का पूरी, सब इतना मैं खाना देता था। सब लोग पहले देखने को आते कि 110 रुपये में क्या क्या मिलता है, इसमें देखने को इतना पैसे क्या लेते, बट देते क्या होगी, इतना मतलब क्या क्या वैरायटीज होगी। बराबर। इतनी सारी वैरायटी। हाँ। इतना क्वालिटी अच्छा, सब मारवाड़ी स्टाफ था मेरे पास, और 110 का स्टाफ था मेरे पास। तो वो थाली चलाई। तो पूना में जो सब सेलिब्रिटीज़ हैं, कि जो क्रीम पब्लिक बोलते हैं, जो इंडस्ट्रियल सब लोग, वो देखने को आते थे कि अरे 110 की थाली क्या है। वो इतनी फेमस हुई वो कि बहुत अच्छा चला। अभी झोपड़पट्टी में आने का रास्ता ख़राब था, वो सुबह सब संडास करने को बैठे थे रोड के ऊपर। तो हम लोग 1 साल क्या काम किया, तो सुबह उठ के मेरा स्टाफ को लगा कि वो बोला रोड साफ करने का पानी से, क्योंकि लोग इतना अच्छा थे तो इधर जाएंगे। बराबर है, आने जाने का रास्ता भी तो ठीक होना चाहिए। वो पहले क्लियर करने का काम करके 10-10:30 बजे होटल चालू करते थे हम लोग। क्या बात। और मेरे पास अच्छे सेलिब्रिटीज़ भी आते थे, जैसे कि रमेश देव है, सीमा देव है, कि शरद तलवलकर है, कि प्रशांत आमले है, कविता लाड है, फिर अपने हिंदी में अमरीश पुरी है, नसरुद्दीन शाह है। सब ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी मेरे को इधर आने को रहने को आते थे, और उनको बहुत अच्छा लगा था। लता मंगेशकर आती थी। लता मंगेशकर बॉम्बे से आती थी, तभी वो फ़ोन करके बोलती कि मैं अभी आ रही हूँ,
पुणे बॉम्बे से, और पुणे में मुझे आपके पास दाल बाटी खाने की है। हम उनके लिए दाल बाटी बनाते थे, और वहाँ आके फिर हम लोग उनको रेस्टोरेंट में नहीं बिठाते थे। मेरे पास एक पेशवाई सूट था, वो पेशवाई सूट में उनको बिठाते थे। तो वो पहले बोलते थे एयर कंडीशन बंद करो और खिड़की खुलो करो, हम लोग को किसके श्वास नहीं ले सकते, और खिड़की में बैठ के खाना खाती थी। क्या बात है। बहुत तो ऐसे बहुत नाम अच्छा हो गया। ये फिर कौन बाद सी में साल की बात होगी, मतलब ये आपने जो बोले 98 से, ओके 1998 से, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट रेस्टोरेंट बराबर। और होटल दोनों, लॉजिंग भी था, पूरा एयर कंडीशन, इतना अच्छा होटल ये एरिया में किधर भी नहीं था। बराबर। थाली एक्सपीरियंस को आप लेके आए थे पुणे में, अगर थाली का शुरुआत की कैसे थी तो होती है वो आप लेके आए पुणे में, वो कंसेप्ट मेरा था, वो भी 1998 में। 98। और फिर नाम बढ़ते गया, आस्ते आस्ते नाम बढ़ते गया। होटल भी फिर और एक होटल बनाया, वो खाना दे के हम लोग उसके ऊपर आइसक्रीम भी देते थे, पान भी देते थे। तो पुणे में ऐसी सिस्टम नहीं थी पहले। हमारा फर्स्ट होटल ऐसा है कि ये सब हम लोग देते थे। तो ये शुरुआत हो गई, फिर बाद में इतना रश होने को चालू हो गया, और मेरे मिसेज हम दोनों खाली होटल चलाते, तो फिर वो हेक्टिक होने को चालू हो गया। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ऐसे ही तो इनोवेशन होता है। कैसे मैं नई नई चीज़ें अर्ली और मेरे कस्टमर को वैल्यू ऐड करूं। वो ज़माने में शायद गांधी सर अकेले ही थे जो एक कंसेप्ट को लेके आए थे, प्रीमियम थाली का एक्सपीरियंस। बाद में वो आगे चल के एक और रेस्टोरेंट खोलते हैं जिसका नाम चित्तौड़, जो मैंने पहले एपिसोड की शुरुआत में बोला था। और वहाँ पे भी अगेन बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। याद रखना, ये रेस्टोरेंट को चलाने वाले दो ही लोग थे, गांधी सर और उनकी धर्मपत्नी रजनीगंधा बहन। फिर भी चलाते थे, बट इतना रश होता था गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होती थी। और हाँ, ये चित्तौड़ वही रेस्टोरेंट है जो आज भी गांधी सर ने किसी और को चलाने के लिए दे दिया है, जिसका नाम है पुणे के डेक्कन एरिया में सुकांता नाम से ही चलता है। फिर क्या करे, गांधी सर बताते हैं फिर मैंने क्या किया, सुनते हैं। फिर बाद में करे क्या कि ये उम्र में खाली बैठ के क्या करने का है, वही सबसे मैं पांचेत के इधर, पांचेत के पहले उर्तुगंधा लेक साइड लीजर चलाते, वो जमीन लिया मैंने। अच्छा। वो जमीन लिया, लेकिन हम लोग खुद के लिए बंगला बनाया था। तो सब लोग फ़ोन करके पूछते थे, जो हमारे दिल्ली के कस्टमर आते थे, बड़ौदा के लोग आते थे, अहमदाबाद के लोग आते थे, गांधी साहब ने ये क्यों बंद किया कि हम लोग पुणे में थे, आपके इधर ही खाना खाते थे, आपके इधर रहते थे, ऐसा नहीं करना बोला था। तो मेरे मिसेज बोले कि अपन इधर कुछ चालू करेंगे क्या। तो मेरा एक बंगला था पहले। अच्छा, उस वक्त सिर्फ एक ही बंगला था? एक ही बंगला था। तो बोले आपको बिजी रहना तो आप करो। लव मैरिज मतलब ऐसा नहीं है कि वो शुरू का लव। अरे इनके जीवन में तो लव अभी भी था, जब सच में बहुत ज़रूर होती है, जब हम सीनियर सिटीजन यानी कि वो फेज में जाते हैं। उनकी वाइफ ऐसे ही पूछ देती है, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें क्या। हमारा ऋतुगंध भी तो वही कहता था, हमारा लड़का, कि रिसोर्ट खोलते हैं। तो बस ऐसे ही अपने सपनों की उड़ान में फिर से चल पड़ते हैं दोनों। तो खुद करते थे, जो लोग वो पूछते थे कि हमको आने का है, तो पुणे से लोग ऋतुगंध के नाम से उधर आने को चालू हो गया। 50 लोग का मेरी मिसेज पार्टी। ओहो, और आपकी वाइफ बुकिंग लेती थी? अच्छा। खुद थाली बनाती थी, पूरा सेपक। खुद थाली बनाते थे, मतलब खुद ही कुक करते थे क्या? खुद क्या बात है। वो पैसे उसको ये है कि वो प्रेम से खिलाने का किसको, बराबर, सबसे वो चलाती थी सब। तो वो चालू हो गया। बाद में बड़ी लाइन थी। मुझे माफ़ करना, मैं शायद ये सेक्शन में थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। इसलिए गांधी सर जो बोलते थे ना, कभी कभी मैं खुद ही वो चीज़ को रिपीट भी करता था, जस्ट आपके लिए, क्योंकि कभी कभी उनकी आवाज़ मेरे माइक के वजह से शायद उस दौरान क्लियर नहीं हो रही थी। तो मैं सोचा आपको और क्लैरिटी के लिए पता चले कि क्या वो बोल रहे थे या क्या वो जर्नी से गुजर रहे थे, इसलिए मैं जस्ट रिपीट कर रहा था। बस वही कहना था, क्योंकि सीन कुछ ऐसा था उनकी लाइफ में, या मैं भी वो सीन को देख रहा था। वाइफ कहती है कि अरे शुरू करो, एक बंगला तो ले लिया है, जिसको आना है रहने के लिए मैं बुकिंग उनकी लूँगी, मैं उनके लिए खाना भी बनाऊँगी, मैं उनको खिलाऊँगी। तो सोचो ना वो क्या मूवमेंट होती है, और वो भी ये दोनों नौजवान, ऑफ कोर्स 60 प्लस या 70 प्लस होंगे उस वक्त। तो इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल था।
तो वो चालू हो गया बाद में बड़ी लाइन थी, तो बोला क्या करेंगे, तो हमारे महाराज बोले कुछ चालू कर, हो जाएगा। तो उन्होंने नारियल फोड़ा, तो बोले तू चालू कर। आपके गुरुजी ने? हाँ, गुरुजी ने। तो फिर एक बंगला मैंने बनाया, तो जो काम करने को आते थे उसमें से एक पहले गेस्ट थे दांडेकर करके, बोले मुझे आप बंगला देंगे क्या? तो मेरे मन में एक ऐसा आइडिया है कि भाई इतना अपन डेवलपमेंट करने का और इतना खर्चा करने का जरूरत नहीं, तो अपन एक एक बंगले बेच देते हैं कि जिनको फार्म हाउस मांगता है खुद के लिए, लेकिन होता क्या कि लेने के बाद उनकी वजह से वो मेंटेन नहीं होता है बराबर, और उनको अगर आदमी को रखने का 10-15 रुपये खर्चा करना पड़ता है, कभी आते हैं और वो तो आ नहीं पाएंगे खुद मैनेज करने। हाँ, तो इसके लिए बोला कि बंगले बनाए, तो हम लोग 14 बंगला बनाए और बेच दिए, हर एक के मालक आदि। अच्छा, आपने 14 बंगलोज बनाए और फिर बेच दिए? को भी आप जब भी आएंगे आप रह सकते हैं, नहीं लगे तो उसका रेंट आपको मिलेगा। तो हम लोग शेयरिंग बिजनेस को काम चालू किया, इतना नाम बन गया कि लोग आते थे, 200 लोग रहने की प्रोविजन है उधर शादी। अच्छा, 200 लोग आ सकते हैं, उतना प्रोविजन है? स्टे कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। कुछ बंगले हैं, कुछ रूम्स है, एसी रूम्स वगैरह सब बनाए हैं और वो अच्छी तरह से मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग पूरा चला सकते हैं। वहाँ पे आके 200 लोगों की व्यवस्था है, खाना पीना रहना। फैमिली रिसोर्ट किया है, वहाँ नॉनवेज और लीकर अलाउड नहीं करता, इसको लेडीज को भी सेफ रखता है। मैंने ये सेक्शन जानबूझ के रखा था कि वो रिसोर्ट क्या है, क्योंकि मैं खुद मेरे फैमिली के साथ तो वो रिसोर्ट पे बार बार गया हूँ। और वो रिसोर्ट अगर आपको देखना भी है तो उसका मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाया था, बीच में शौक चढ़ा था वो ट्रैवल व्लॉगर का। लकीली ये वीडियो के व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए थे, तो देख सकते हो उसका लिंक भी। अगर नॉट टू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, नहीं वैसा नहीं कह रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हो वो रिसोर्ट सच में कैसा है तो उसका लिंक ये एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी है। आपको फील आएगा कि क्या रिसोर्ट है। और कोई भी चीज़ जब हम यूज़ करते हैं ना, तो वो चीज़ या वो प्रोडक्ट या वो सर्विस, वो बनाने वाले फाउंडर कैसा है। हमने तो पूरी फाउंडर की स्टोरी सुनी, बट उनकी ये जो सर्विस जो देते हैं ऋतुगंध रिसोर्ट की, आप उसका रिसोर्ट का वीडियो देखिए और हो सके तो उनको मिलना। सैटरडे संडे तो पक्का मिलता है जितना मैं जानता हूँ। सो जाइए रिसोर्ट में, जाइए फ्रेश होके आओगे। पुणे से 25 किलोमीटर दूर। फिर मेरा उनसे एक सवाल था कि आप स्टाफ को कैसे रिटेन करते हो जब इतना बड़ा रिसोर्ट चलाते हो? बड़ी चैलेंज है ना आजकल तो। हाँ, हम उनको स्टाफ नहीं बोलते, क्या हमारे घर के लड़के हैं। बराबर। जब ये होटल चालू किया तभी से सेम स्टाफ मेरे पास है। मतलब वो यहाँ रह के, घर जैसे लड़के हैं, सब फैमिली है हमारा। मतलब वो लोग यहाँ रह के उनका पूरा का पूरा पैसा वहाँ जाता है, मतलब उनका घर वहाँ चलता है। गरीब रहते, बहुत गरीब रहते। अपने को जो मांगता है खाना मिलता है, गरम गरम। मैडम पूछती है आपको ये खाओ ये खाओ। हाँ, स्टाफ भी बोलता है। हाँ, जो मांगता है वो अपने को गरम गरम चीज खाने को मिलती है। बड़ा तो ऐसे लेडीज के ग्रुप आ जाते हैं हमारे इधर रहने के लिए। क्या बात है। इवन 31 दिसंबर जो 31 नाइट जो होता है, हाँ, तभी नॉर्मली क्या होता है कि 31 में नाच गाना धमाल होता है, पार्टी होता है और लीकर होता है, नॉनवेज होता है, सब जंक फूड होता है। हमारे इधर हम लोग जो हमारा जो प्रोग्राम का नाम ही है दारू बिना नशा। दारू बिना नशा, क्या बात है। नशा करना है लेकिन दारू के बिना नशा आप कराते हो। यस, यू कैन एंजॉय विदाउट लीकर। हम लोग पूरा वेज, रात को 12-2 बजे तक हम लोग का नाच गाना इवेंट सब चलता है। लोग बहुत एंजॉय करते हैं। लेडीज भी आ जाते हैं। आपकी ऋतुगंध की सफर में आपको पर्सनल जर्नी में मे बी शायद आपकी वाइफ जिनका नाम रजनीगंधा मैडम है, राइट, रजनीगंधा ताई मैं बोल सकता हूँ, उनका कैसा आपको सपोर्ट रहा था ये ऋतुगंध तक पहुँचाने में? आपको मैं बोलूँगा कि जब ये मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाँ, आपका जब एक्सीडेंट हुआ था और कार एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, मेरा लड़का ऋतुगंध जो गुजर गया उसको, तो तभी हम लोग बहुत बुरे कंडीशन में थे, वो भी, मैं भी और मेरी बेटी भी। लेकिन कैसे कि अपन कुछ साल काम करते और 40-45 के बाद अपना लड़का साथ में काम में आता है और वो सब काम चलाता है, बराबर। अपन उसकी सबसे तैयारी करते हैं सब, लड़के को अपन कुछ दे दें और अपने साथ वो भी बिजनेस में आ जाए। वो गुजरने के बाद फिर अब ये किसके लिए करूँ सब? मैं मेरे मन में है कि क्या करने का ये सब। लेकिन मेरी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ, उसका कुछ भी बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं, समझो ना, सीधा सादा काम करने वाली हाउस वाइफ, बच्चों का ख्याल रखने वाली, मेरा ख्याल रखने वाली। लेकिन जब जहाँ मैं यहाँ टूट गया, जैसे लड़का गया वैसे,
तो खाने को खाना लगा के मेरे साथ काम किया। फुल सपोर्ट उसने काम किया, फुल सपोर्ट, घर का भी काम देखती थी और ये भी काम देखती थी। मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मैं ये बिजनेस में आ सका, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे से ज़्यादा अच्छा काम करती है। किसी की निंदा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ना बहस हो जाती है ना। वर्किंग वाइफ, हाउस वाइफ दोनों अपनी जगह है, लेकिन कभी कभी वो वर्किंग वाइफ को शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। यहाँ पे इनसे जब मैं बात करता हूँ ना, तो कहते हैं कि वो मेरे से ज़्यादा काम करती है। यानी राजेंद्र भाई खुद कहते हैं कि जब मैं टूट गया था ना, तो ये रजनीगंधा आई थी मेरे पास, हम करेंगे। यही तो दिखता है पूरी इनकी खुद की स्टोरी में। रजनी बहन उनके साथ रहता है, हर चीज़, कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं, लेकिन उनके साथ ना कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करती थी राजेंद्र भाई को। मेरी वाइफ भी तो हाउस वाइफ है, मैं तो गर्व से कहता हूँ वो मेरे से ज़्यादा काम करती है। वही तो संभालती है मेरे फैमिली, बच्चों को। जस्ट 2 मिनट के लिए मेरी खुद की स्टोरी शायद आपको बोल दी, तभी तो मैं आपके साथ बात कर पाता हूँ। इतनी अच्छी स्टोरीज, इतने अच्छे लोगों की कहानी आप तक पहुँचाता हूँ। मैं फिर गांधी सर को, यानी राजेंद्र भाई को, उनके वापस से वो मोमेंट में लेके जाता हूँ जब वो मुझे बताते थे कि मैंने तो फिर मुंबई में आके 13-14 बिल्डिंग खड़ी कर दी, लेकिन वो तो उससे पहले अपने पापा की जस्ट दुकान के आगे जस्ट बैठते थे, क्योंकि शायद उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं था उनके पापा के साथ। सब उनके बड़े भाई के नाम पे बिजनेस होता था। इनको खुद से आइडेंटिटी बनानी थी अपनी। तो ऐसे कैसे हो गया? आपके पास पैसे थे क्या? तो उस सवाल का जवाब उनसे अब सुनते हैं। कुछ था नहीं मेरे पास, और पापा के कुछ लेने का नहीं था। मुझे पास बहुत पैसा, बहुत बढ़िया आदमी मुझे ऐसे मिल गए। अच्छा, आपको ऐसे आदमी मिल गए आर्किटेक्ट? हाँ। सामने से उधर आके बैठे थे ना। मैं जमीन लैंड का तो मुझे समझता कि इधर लैंड है, उधर लैंड है। आपको जमीन का तो नॉलेज था, जमीन का तो ज्ञान था? अच्छा, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अच्छा। तो मैं खुद निगोशिएट करता था, मैं वकील के पास जाता था, मैं आर्किटेक्ट के पास जाता था। सब ऐसे में बात करते करते सब सीख गया मैं। अच्छा। मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं, मैं तो ग्रेजुएट विद इकोनॉमिक्स हूँ। अच्छा। और नॉर्मली कंस्ट्रक्शन लाइन में, बिल्डर लाइन में तो ऐसे ही होता है, जो बिल्डर बनते हैं ना वो कभी सिविल इंजीनियर नहीं रहते। बराबर, समझे ना? वो रहते वही बिल्डर बन सकते हैं। वो बिल्डर बनते हैं और उनके बाद फिर आर्किटेक्ट काम करते हैं, सिविल काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो मैं जाता था, मेरे इधर वो कोई आते बाहर के ब्रोकर, जब ये हमारे पिताजी उनको बोलते कि नहीं मेरे को ज़मीन में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बोलना चलो अपन जाके देख के आते। तो मैं जाता था उनके साथ, वो मालिक के साथ कैसा डिस्कस करने का, क्या करने का। वो बात में आस्ते आस्ते जम गया कि ज़मीन में क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी कार्ड यानी क्या होता है, 7/12 यानी क्या होता है। वो करते करते ऐसे आदमी मिले कि चलो एक कॉर्पोरेशन का ग्रुप आ गया मेरे पास, बॉम्बे कॉर्पोरेशन का। सब इंजीनियर्स लोग थे। कोई बिल्डिंग बनाने का है, सोसाइटी 12 लोग का बिल्डिंग बनाने का है। अच्छा, कॉर्पोरेशन वाले आए और उनको बिल्डिंग बनाना हाँ, उनका एम्प्लॉयज़ का एक सोसाइटी बनाने का। अच्छा, उनके एम्प्लॉयज़ का सोसाइटी बनाना का। तो मैं विले पार्ला में एक प्रॉपर्टी दिखा था, बहुत बेकार एरिया थी। दिखाया कि वो ये प्रॉपर्टी है, आपको मोटा तो मैं करा के देता हूँ। तो वो भी यानी सर्विस क्लास के लोग थे, तो बोले अपना बजट में बैठता है। तो ये मेरी शुरुआत हो गई कि वह मेरे पास पैसा तो नहीं था। हाँ, मालिक के पास मेरा लैंड कॉस्ट तक की हो गया था। क्या था? मैं नहीं समझा। लैंड कॉस्ट। अच्छा, आपके जमीन की जो प्राइस है उतना तो पैसा आपके पास था नहीं, आप खरीद तो सकते, नया तो बना नहीं सकते थे। लेकिन पैसा कितना देने का वो नक्की हो गया था। हाँ, मैंने कैलकुलेशन करा के बिल्डिंग बना के मैं बेचूं तो क्या रेट में दे सकता हूँ, ये मैंने कैलकुलेट आपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट दिमाग में रख ली थी कि मैं क्या भाव से उनको ये फ्लैट बेच सकता हूँ। पैसा नहीं, ग्रुप तैयार है, मालिक भी तैयार है, आर्किटेक्ट भी थे आपके पास, भी तैयार है, सब तैयार हो गया। और सब इंजीनियर्स थे। तो इंजीनियर्स तो कॉर्पोरेशन में प्लान पास करने का मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो जमीन रॉ जमीन थी एकदम बिल्कुल। तो मालिक से बात करके, जमीन के मालिक, मैं खुद, वकील और लेने वाले, समझा ना, तीनों का एक एग्रीमेंट बनाया, समझा ना। हाँ। मालिक के साथ एग्रीमेंट दिया, मालिक के साथ उसको खाली 5,000 रुपये एडवांस दिया। अच्छा। बाकी का पैसा 1 महीने में देता हूँ करके प्रॉमिस किया। क्या बात है। समझे ना।
एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट के ऊपर मैं सोसाइटी के वाले से एग्रीमेंट किया, मैं परचेस किया। तो उनके पास से मेरे पास पहला इतना पैसा आ गया कि ये पैसे से जो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया, उसमें वो पैसे से मेरे काम चालू किया। मतलब आपको सोसाइटी के फ्लैट से इतने पैसे आने लगे कि आपको जो लैंड ओनर को जितने पैसे देने थे उसका कोई प्रॉब्लम रहा ही नहीं। और 1 लाख का कंस्ट्रक्शन का खर्चा करूँ मैं, 1 लाख में 2 लाख का बिल बनता था। तो 2 लाख मुझे आता तो मैं आकर बिल्डिंग पूरा करके कभी भी निकल गया। वो मेरा फर्स्ट बिल्डिंग, वहाँ से आपने, और वहाँ से मेरा पैसा भी आ गया। पहला कार लिया मैंने, वो स्टैंडर्ड हेरोल्ड का 3,500 रुपये में। कहते हैं ना, रास्ता ढूंढना होता है, वैसे ही राजेंद्र भाई ने उस जमाने में भी रास्ता ढूंढ लिया। उसकी आवाज़ में ना पीछे से एक मंद मंद हंसी भी थी और वो प्राउडी मोमेंट भी थी कि कैसे वो बिना पैसे पहली बिल्डिंग खड़ी करते हैं और प्रॉफिट के साथ बेचते हैं। और वो पहली कार की खुशी किसको नहीं होगी। आगे चलते हैं। तो वहाँ से मेरा बिजनेस चालू हो गया। फिर मैं जहाँ बड़े बड़े बिल्डर जाते लेकिन काम नहीं ले सकते, हाँ, ऐसे जमीन में मैं घुसने को, वहाँ पे आप पहुँच जाते थे। तो दादर में मैंने कैटल रोड, वीर सावरकर मार्ग, वीर सावरकर मार्केट दादर में, बहुत बड़े बड़े बिल्डर आके गए थे। वहाँ एक इंडस्ट्री थी और एक वहाँ एक टेनेंट था, टेनेंट ने वैसे घुसा हुआ। तो बड़े बड़े बिल्डर आके जाते थे लेकिन वो सब प्रॉब्लम लेके निकल जाते थे। तो उनके साथ मैंने बात किया, तो मैं बोला मैं एज इट इज मिलने को तैयार हूँ। तभी उम्र भी थी ऐसी, बराबर, जोश भी था। हाँ, जोश भी था, वो तो अभी भी है। हाँ। तो गया तो पहले वो इंडस्ट्री वाले को तो पटा दिया उसको, उसके आगे क्या देने का सब नक्की हो गया। और पीछे जो झोपड़पट्टी थी, जो घुस गए हुए थे, वहाँ के दादा लोग थे, तो उनके साथ बात किया। तो वो भी थोड़े राजी हो गए कि चलो आपको कुछ मिलता है, नाम से हो जाएगा। बराबर। लेकिन उनका एक भतीजा था, भतीजा नहीं सॉरी, वो उनका भाई का लड़का था, वो जेल में था। अच्छा। तो जब भी मेरा बात करता था तभी वो छुट के आया था। ओ बाप रे। छुट के आ गया तो मैं उसके साथ बात किया, क्योंकि वो बोले भाई इसके साथ बात करो। मैंने बात किया। हाँ। बात किया तो उसने पहले ही बात किया, उसका पंटर लोग रहते ना, वो अपने तलवार लेके आओ। मतलब तलवार का जरूरत है, अपन बात करते हैं ना। तो उधर संडास था, वो संडास के अंदर तलवार रखते थे। तो दादागिरी की बात, दादर की वाड़ी लोग ना, सब वाड़ी लोग। हाँ हाँ, दादर के वाड़ी लोग, दादर के सब वाड़ी लोग पूरे। तो वो ऐसा आ गया। तो मतलब आप क्या करने वाले थे, आप वहाँ पे स्कीम बनाने वाले थे और पीछे झोपड़पट्टी थी। इसलिए उनको बेसिकली अच्छा नहीं लगा था। झोपड़ा था। अच्छा। लेकिन वो घुसा हुआ, जबरदस्ती कब्जा करके बना हुआ। बराबर है। तो वो आपको बनाने नहीं दे रहा था स्कीम। हाँ। आपका ये सब हो गया, बट वहाँ पे आपकी बात अटक गई थी। तो आप मालिक भी 5 मालिक थे, एक पूना में। अच्छा, जमीन के मालिक। और 3 उधर, एक बहन और 2 भाई और तीसरा भाई इधर। बराबर। तो उनका आपस में कुछ नहीं जमता था। अच्छा। सब अलग अलग बेचारे, अलग अलग सबको सेटिंग करा के। तो आपने वो 5 मालिक को पहले एक कराया और उनको मनवाया, तब ये झोपड़ी आ गई। तो झोपड़पट्टी वाले तलवार लेके आ गए, वो सीन हो गया। तभी मैंने उसके साथ ऐसा बात किया कि वो बोला कि ठीक है आप बोलते हैं तो ऐसा करते वैसा करते। तो आपने उनको मनाया, मतलब उनको समझाया। वो पटाते जो मेन था, जो जेल से छूट गया, वो वापस जेल में गया। अच्छा, उसी तरह कुछ और कारण से उसको जेल में जाना पड़ा। तो बाकी उसके अंकल वगैरह थे तो बन गए सब लोग, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो वह मेरा पहला बिल्डिंग वहाँ बन गया, 7 माले की बिल्डिंग। तो ये आपका पहला बिल्डिंग बनाने तक की जर्नी थी। बिना पैसे आपने कैसे बिल्डिंग खड़ा किया, ये बता दो। वो बिल्डिंग पहले बनाई, बड़ी बिल्डिंग थी, 7 माले की बिल्डिंग थी। और मैंने उधर मेरा फ्लैट भी रखा था, मैं उधर रहता था। लगती है ना जज्बे वाली कहानी। कोई अगर आपको कह दे कि मैं तलवार लेके आ रहा हूँ और सच में तलवार लेके आ जाए, क्या होगा। ये कहानी में मैंने राजेंद्र भाई का वो माइंडसेट देखा। उनको करना था जो करना था, वो पहले से सोच के ही बैठे थे, जो हो जाए। ये उनका पहला बिल्डिंग का प्रोजेक्ट था। बराबर। नीचे बैंक को जगह दिया था, वो बैंक अभी तक उधर है, उसका रेंट मुझे मिलता है। बराबर। फिर बाद में वो दादर में सब मेरे इतना अच्छा नाम हो गया। और जहाँ 50 टेनेंट्स है, 60 टेनेंट है, 100 टेनेंट्स है, वहाँ मैं जाता था। अच्छा, टेनेंट मतलब वो लोग भाड़े पे रहते हैं, राइट? भाड़े पे, झोपड़पट्टी सब। अच्छा, ये सब झोपड़पट्टी की झोपड़पट्टी। मालिक एक रहता है लेकिन वो प्लॉट के ऊपर कब्जा करके रखते हैं और वो वैसे झोपड़ी बना के रह जाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। तो बेसिकली आप उनको टेनेंट कहते हो। मतलब एक जमीन है, किसी की जमीन है, लेकिन वहाँ पे झोपड़पट्टी आके कब्जा कर लेती है, फिर आप वहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्ट्स बनाते थे आप।
और फिर धीरे धीरे उनको बेच देते थे तो वैसे कि और सब रहते झोपड़पट्टी वाले, सब गुंडागिरी वाले थे। हाँ। मैं जाता था वैसे तो ताबा लेना। लेकिन सबका विश्वास मेरे ऊपर आता था। तो वो उधर के झोपड़पट्टी वाले के टेन में लोग बोलते थे आप गांधी सबको काम दे दो, तो हम उनको सब काम करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर आपको अपना काम मिलने लगा। मुझे आपको काम मिलते रहेंगे। और वैसे 10-12 बिल्डिंग उधर ही बनाएंगे। दादर स्टेशन के हिंदू कॉलोनी में 2 बिल्डिंग बनाई, वीर सावरकर रोड के ऊपर 4 बिल्डिंग बनाई। ऐसा मुझे काम मिलते गए, विश्वास से लोग आते थे, काम चलते रहा। उसके लिए आपकी नीति साफ थी और विश्वास गरीब की तरफ, और गरीब की तरफ आपकी अनुकंपा हमेशा दया रहती। बम्बई में कैसे चलता था कि कोई गुंडा को बोलने का यहाँ ऐसी झोपड़पट्टी उठा दो, तुमको इतना पैसा देगा। हाँ, वो लोग फिर मारने का, धरपकड़ करने का सब करके। ऐसे झोपड़पट्टी खाली होती थी मुंबई में, ऐसा स्टाइल मैं नहीं करता था। मैं बोला छोड़ के भी नहीं जाने का, आपको मैं पैसा दे सकता हूँ लेकिन पैसा लेके जाना नहीं, आपको घर बनाओ, बाद में आपको मनता तो बेचो। तो वो विश्वास के हिसाब से तो उनको साथ में लेके चलते थे कि भाई तू यहाँ रुक। झोपड़पट्टी वालों को बोलते भाई तुझे भी कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा भी ख्याल रखूंगा, मैं तुझे पैसे देके भी दफा नहीं करूंगा, तू यहाँ पे रुक, तेरे लिए फ्लैट भी बनेगा, बाद में तेरे को बेचने का तो बेच। मन में नहीं बैठता कि किसके पैसा देके नीचे खाली करो। लगती है ना ये गांधी सर की अलग सी उनकी स्टाइल धंधा करने की। प्रॉफिट तो कमाते थे लेकिन वो झोपड़पट्टी वालों को लोग भगाते थे। ये कहते थे मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, चाहे तो बाद में किसी और को बेच देना, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझ पे रख भरोसा। वो इन लोगों से भरोसा जीतते थे, बात करते थे। नहीं लगता ये गांधी सर रॉबिन हुड थे? पढ़ लेना रॉबिन हुड का मीनिंग क्या होता है। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ते गए। उनकी खुद की ये स्टाइल, किसी को परेशान नहीं करना है लेकिन अपना काम निकालना है, रास्ता ढूंढना है। ये पॉडकास्ट के ज़रिए आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, क्या पता शायद आप भी अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन में लगता है कि शायद मैं क्यों स्टक हो गई हूँ या हो गया हूँ, शायद ये बातें सुन के आई होप आपको रास्ता मिल जाए। इसलिए मैं कभी कभी बीच में मेरी और आपसे बातें भी होती है, इसके बहाने आगे चलते हैं। बाद में वहाँ सब 2 नंबरी लोग बढ़ गए, बड़े बड़े सब। ये काम चालू करो तो रिवॉल्वर रख के आते थे, बंद करो, इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, सब बहुत चल रहे थे बड़े बड़े। तो मेरे साइड के ऊपर 2-3 टाइम ऐसा आ गया, मेरे घर पे भी आ गए थे लोग, आपको खलास कर देंगे, इतना पैसा दो, ये करो। लेकिन हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे किसको भी पैसा देना नहीं पड़ा। जो मेरे पीछे लगते थे, मैंने एक्सेप्ट भी किया जिनको, वो भी मुझे फ़ोन करके बोलते गांधी साहब आपके बारे में पता पड़ गया, कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं, आप काम करो। क्या बात है, ऐसी काम चलता था। तो भी मेरे गुरु महाराज बोले कि राजन अभी मुंबई में तेरा जैसा आदमी का काम नहीं है, और सब गुंडागिरी है, कहाँ पहुँचेगा तू, मुंबई छोड़ दे। छोड़ पर अच्छा, तो मैं बोला मुंबई छोड़ के मैं जाऊँ किधर? मैं कोल्हापुर आता हूँ, कोल्हापुर में मेरे गुरु महाराज का स्थान है। बोला मैं उधर आता हूँ। बोला नहीं, उधर तेरा कुछ काम नहीं, तू पुणे में जा। तो इसके लिए मैं पुणे में आ गया, और पुणे में मेरा गुरुजी के हिसाब से सब अच्छा काम चल गया। अच्छा, आप किसे कहोगे रिस्क लेना? क्या ये रिस्क नहीं था उनके लिए? रिवॉल्वर लेके आ जाएंगे आपके पास, आपके घर में। इससे पहले हमने सुना वो तलवार लेके आते थे। ये अपना काम करते थे। इनको अपनी श्रद्धा थी अपने गुरु में, अखंड श्रद्धा थी, बस उसको चलते चलते आगे बढ़ते गए। एक और चीज़ हुई, जब आप 40 या 50 साल की उम्र में होते हो और आपको सडनली कहा जाता है कि आप ये सिटी छोड़ दो और कोई और सिटी में जाके आपको फिर से नई शुरुआत करनी है, कैसा महसूस होगा? और फिर पुणे में आके आपने जो वही बोला, पूरा चित्तौड़ से लेके जो फिर आपने हैंड ओवर कर दिया सुकांता को। उसके पहले 10-12 बिल्डिंग में बन गई। 10-12 बिल्डिंग, हाँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद की बिल्डिंग मेरी बन गई, मुंबई में भी, इधर भी। वो बिल्डिंग वो हिंजेवाड़ी में है, वो बिल्डिंग बोले हो या फिर ऋग्वेद सामवेद? नहीं, अच्छा, यहाँ पे इसी एरिया में ही है। तो यहाँ भी आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो चलता ही रहा? वही चालू रहेगा ना, शुरुआत में वही चालू किया मैंने। फिर मेरे कुछ भाई के लड़के थे, मेरे बहन के लड़के थे, कि जब सब कॉलेज में पढ़ते थे, कोई इंजीनियरिंग में था, कोई दूसरे लाइन, बराबर, सबको साथ में लिया।
हाँ, सबको साथ मिले और सब बिल्डर बन गए। सब बिल्डर बन सब गए। बिल्डर। जब मैं गांधी सर से ये बात कर रहा था तो मेरे मन में पता नहीं फिर से वही का वही सीन चल रहा था कि लोग आपके घर में आके रिवॉल्वर दिखाए, तलवार लेके आ जाए, आपको बिजनेस करना है, आपके घर में और कोई है नहीं, आप 2 ही लोग हो, पति और पत्नी, बट वो अपने काम में लगे होते हैं। तो मैंने ऐसे ही फिर से पूछा कि गांधी सर मुझे अभी भी वो सीन दिखाई देता है, पता नहीं आपने कैसे हैंडल किया था। तो वो मुझे जवाब देते हैं कि वो तो एक ही सीन था, और भी बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ जब वो रहते थे मुंबई में उनके घर में, राइट। तो बताते हैं, सुनना मेरे साथ। लेकिन मैं वहाँ रहने को चालू किया, बाद में मैं दूसरा बिल्डिंग का काम लिया, तो मेरे घर में 13 जन घुस गए थे। बाप रे। सब गुंडे, मेरी वाइफ, मैं और मेरे बूढ़े अंकल और मेरे जबकि घर में घुस गए। घर में थे। कैसे बिल्डिंग बना रहा है तुम यहाँ पे, क्यों बना नहीं, रहा है? यहाँ और एक जगह काम चल रहा था, बोले कि वो काम बंद कर दे, तो बोले मुझे आपको इतना पैसा चाहिए। और हमेशा घर में फ़ोन करते हुए, मोबाइल नहीं थे ना, घर में फ़ोन करते हुए मेरे वाइफ को बोलते कि तुम्हारा हस्बैंड को बोलो तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, पैसा कल नहीं मिलेगा तो उसको ख़त्म कर देंगे। उनको मालूम है वो किधर जाता है, क्या करता है, उसका ऑफिस किधर है, सब मालूम है। ऐसे बात करते थे। तो तभी भी मैं नहीं डरता था बिल्कुल। तो एक टाइम वो लोग घर में घुस गए, बोले मैं जात का खाटी खूँ, मैं खांडोली करके खलास कर दूंगा, मुझे पैसा चाहिए। इससे सब निकल गए, कोर्ट में केस चलती थी बहुत दिन। अच्छा, फिर आप थोड़े तभी बाद में गुरुजी बोले कि अभी ये मुंबई सब यहाँ से आप निकल जाओ, कुछ जरूरत नहीं पैसे कमाने की, इतना तेरे को बहुत मिलने वाला है। इसके लिए फिर हम लोग उधर से निकल गए। पर आपको मैं अभी मैं जैसे एक वो याद कर रहा हूँ, जब एक स्कूल लाइफ थी, ज्योतिष कहता है कि कुछ करेगा नहीं, और अभी यहाँ पे हो तो आप, मैं तो 40 का हूँ, तो आप आजकल के नौजवान जो होते हैं 30-40 के, उनको मैं आपकी स्टोरी देख के लगता है कि कुछ भी हो सकता है। आजकल कैसे कि आदमी सोचता ना कि अरे क्या लाइफ है, कभी खत्म होगा, कुछ पता नहीं पड़ता है, एंजॉय करो, मजा करो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एंजॉय करते भी कुछ हो सकता है, ऐसा तो बात नहीं है ना। तो इसके लिए एंजॉय करके आप क्या अरे आगे की क्या सोचते कि आप बाद में क्या होगा, तो क्या हो सकता है। जब तक आप जीते हैं, बराबर, अच्छा काम करो, मेहनत करो, बराबर। आजकल का जो आदत बन गया ना कि थोड़ा काम ये मिल गया तो पार्टी करो, ये करो, वो करो, छुट्टी मांगता है, ये मांगता है। लाइफ भर में मैं और मेरे मिसेस ने और मेरे पिताजी ने संडे को भी कभी छुट्टी नहीं लिया है। संडे को भी काम करते रहो और चैलेंज लो। चैलेंज लेगा तो आदमी कुछ बड़ा होता है। चैलेंज मिला तो उससे भागने का नहीं। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ हो सकती है। हमारे गुरु महाराज ने बोला है, करो, करेंगे तो होता है काम, ऐसा कुछ नहीं। थोड़े सीनियर सिटीजन हो, 60-65, कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, उनको घर में रहना भी पड़ता है, घर का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो मे बी उनसे वो भी आपसे कुछ सर्विस क्लास जो होता है, सर्विस तो उनको वैसा आगे काम करने का तो होता नहीं कि हाँ, उनको रिटायरमेंट मिल जाता है, बाय फोर्स रिटायरमेंट, और इतना साल की उनकी जॉब से उनको आदत बन जाती है। हाँ, एक ये बनता है कि भाई इतने बजे सुबह अपने को जाने का, अपने को ये काम रूटीन फिक्स होता है, रूटीन बनता है। और ये काम के बाद अपने को शाम को घर आने का है, घर में अपने को क्या थोड़ा कुछ चीज़ें लाने का, घर में थोड़ा बैठने का, टीवी देखने का, वो उसमें आदमी क्या होता है, वो आदत बन जाती है उसकी, तो उसके थोड़ा बाहर पड़ना होता है। और रिटायरमेंट के बाद भी अब कुछ ऐसा काम करोगे जो आप एंगेज हो जाए, बिजी रहो, नहीं तो फिर वो जंग लगता है, बॉडी को भी जंग लगता है, उसमें एंगेज रहना होता है। कुछ काम को घर का भी काम बहुत होता है, जो बच्चों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी संभालना बहुत काम होता है, बराबर, करेक्ट। लेकिन आपके बच्चों को भी ये मालूम होना मांगता है कि अपने माता पिताजी ओल्ड एज, उनको भी वैल्यू होनी चाहिए कि ये मेरे माँ बाप, तो उनको भी कभी चांस मिलना मांगता है कि कुछ उनका भी खुद का जिया लगे, बराबर। वो नहीं सोचते तो उन्हें अपन खुद सोचना मांगता है, पैसा भी थोड़ा जमा करके रखो, बराबर, सब मत देखे रखो। जाते जाते गांधी सर मुझे अपने पिता के बारे में कुछ सिखा के जाते हैं, सुनना, और हो सके ना तो ये सुनने के बाद आप जहाँ पे भी हो अपने पापा को ना, अगर साथ में रहते हो तो गले लगा देना। मेरी बात करूँ तो मेरे पापा को हर दिन पता होता है, या हर वीकेंड को तो खास पता होता है कि मैं आज किसके साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ। वो मेरी हर बात में रस रखते हैं।
अगर न भी रखते हो ना आपके केस में, ऐसे ही बता दिया करो, वो दिल से ना बहुत चाहते हैं आपको। मैं बोलूँ ना कि आपको जिससे मेरा शादी हो गया, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, अभी ग्रेजुएशन होने के बाद तक पिताजी ने तो घर में मेरे को रहने को जगह दिया है। ऐसे नहीं बोले तू इंटर पास किया है, बड़े भाई की पहले शादी किया है, तू नौकरी नहीं करता है, धंधा नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो तू घर में कैसा है, तू शादी किया तो तू तेरा दिख रहा है, ऐसा नहीं बोले, आ जाओ। लेकिन मुझे शर्म आ गई कि भाई मैंने ये सब करके भी मुझे मेरा माता पिता ने मेरे घर में रखा है, तो कितना सा तो मैंने रिक्शा का भी लाइसेंस निकाला। लाइसेंस निकाला? हाँ, अगर कुछ नहीं कर पाया तो मैं रिक्शा चलाऊंगा, लेकिन मैं मेरे मम्मी पापा को पैसे के लिए तंग नहीं करूँगा। लेकिन मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और पापा मेरे उनके ऑफिस में मेरे को बैठने के लिए थे। जाते जाते मेरा ये कन्वर्सेशन उनके साथ थोड़ा इमोशनल हो जाता है, तो ऐसे ही वो अचानक बताने लगता है कि पता है दिव्येश, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था और हम लोग जब हॉस्पिटल में थे तो वो सीन कैसा था, सुनना चाहोगे? सब रिलेटिव्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत फ्रेंड्स ने सबने सपोर्ट किया यहाँ से इसको बाहर निकालने। मैं तो 6 महीने तो मुझे कोई दिखता भी नहीं था, तो मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था ना पूरा। पूरा हेयर क्रैक। आप खुद को भी तो ये सब देखेंगे तो पूरा एक जगह दिखता था। अच्छा, आपको दिखने में दिक्कत हो गई थी उस टाइम पे? इतना प्रॉब्लम था कि एक बेड पे मैं था, एक बेड पे मेरा बेटा था, और मेरे मिसिस को, मेरे फैमिलीज को, मेरे लड़की को मुझे ये नहीं बताने कि इसको क्या हो गया। मुझे शौक और नहीं लगना पड़ता, आँख में पानी भी नहीं लाने का, और बाजू में और खुश होके रहना है, नहीं तो उनको और ट्रॉमा हो जाएगा। तो बहुत संभाला, तो मैं लाइफ से बाहर निकलना नहीं सकता। चलिए, अगर आप अभी भी सुन रहे हो, आप विनर हो आपकी लाइफ में। इतना लंबा पॉडकास्ट जो कि खास इमोशनल भी था, बाप बेटे का एक जोड़ी का प्यार भी था। ऐसा नहीं लगता इस पे मूवी भी बनना चाहिए? यही तो रियल हीरोज़ है। मैं जिन से बात करता हूँ ना, एंड में ऐसा लगता है अरे इन पे मूवी बना दो। सच में रियल हीरोज़ तो कभी कभी यही लगते हैं। मेरे को तो वही फीलिंग आती है सिंपल, जब एंड होता है ना तब। लेकिन एक ख़ास बात, अगर आप चाहते हो कहीं फ्रेश होने के लिए या कहीं नज़दीक में रहते हो आसपास, प्रमोशन के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ गांधी सर के वो रिसोर्ट के लिए, बट समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हो सके तो उनके रिसोर्ट में विज़िट करना और उनको मिलना, अंकल और आंटी को ऐसे मिलना, और आपकी स्टोरी मैंने सुनी थी, खुश हो जाएंगे। ऐसे ही हाय हेलो करना, थोड़ा बैठना उनके साथ। और मेरी एक सेल्फिश, एक स्वार्थी भरी रिक्वेस्ट, जो भी प्लेटफॉर्म आप सुन रहे हो, अगर सच में ये अच्छा लगा हो तो सिर्फ 2 काम है। हो सके तो सब्सक्राइब करना ताकि मेरा शो और रैंकिंग में ऊपर जाए, और ऐसे ही गेस्ट की स्टोरीज या उनका काम मैं आपके सामने लाऊं। और दूसरा, व्हाट्सएप कम्युनिटी भी मैंने खोली है, हो सके तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो। वही लाइक माइंडेड फोकस लोग होंगे जिनको पहले अपडेट मिलती है मैं क्या काम कर रहा हूँ और कौन से गेस्ट के साथ मेरी बातें हो रही है। दैट्स ऑल। जय हिंद। ऐसे मेरी एक और पॉडकास्ट की गेस्ट दिव्या बोलती थी, जो सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर है, उसका भी एपिसोड है, कभी सुनना। योर होस्ट दिव्येश वसानी फ्रॉम जस्बा पॉडकास्ट। बाय बाय।